हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक शक्ति पृथक्करण पर बात करेंगे। ये 5वीं यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आते रहते हैं। और उसके बाद में मैं इस टॉपिक को सबसे पहले अपने टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक के बाद में हम आप लोग पूरा वीडियो को देखोगे। लास्ट में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपके जो बीए प्रथम वर्ष में जो नियमित विद्यार्थी हैं उस नियमित विद्यार्थी को अपनी कॉलेज की रिपोर्टिंग करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कब क्या आना है उसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में। शक्ति पृथक्करण शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इस सिद्धांत को जो दिया था उसका नाम था फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू। तो ये तो आपकी धारणा है, फ्रांसीसी विचारक ये जो फ्रांसीसी विचारक जो मॉन्टेस्क्यू था जिसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को दिया था, तो पहले तो ये देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है। क्योंकि ये जो सिद्धांत है बेसिकली ये सिद्धांत है सरकार की जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का किस प्रकार से एक समन्वय हो या एक दूसरे का किस प्रकार से बैलेंस हो, तो उसको लेकर के या इनका आपस में किस प्रकार से संबंध होना चाहिए, इन प्रकार से इनको लेकर के इसके से संबंधित व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। हम देखते हैं कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है वो स्थापित होना चाहिए। और ये राजनीतिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है जिसमें प्राचीन काल से ही राजनीतिक जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसके बारे में बताने का प्रयास किया था। सबसे पहले जैसे हम अरस्तु के बारे में पढ़ते तो अरस्तु ने भी सरकार के जो तीनों अंग हैं उसके विभाजन एवं उसका जो कार्य का बंटवारा किया था। उसके बाद में 16वीं शताब्दी में जीन बोंदा ने अपने विचार में भी ये बताया कि राजा को कानून का निर्माण और न्यायाधीश दोनों में एक साथ कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि बोंदा कहता है कि अगर राजा कानून बनाना और न्याय करना दोनों कार्य करेगा तो ये जो व्यवस्था होगी वो उचित नहीं होगी। उसके बाद में लॉक ने भी अपने विचार में जो बोंदा का जो विचार था इसका समर्थन किया था। लेकिन जो मॉन्टेस्क्यू था, एक फ्रांसीसी विचारक था, तो मॉन्टेस्क्यू ने देखा कि जो फ्रांस की जो शासन व्यवस्था थी उसने देखा कि लुई 14वां है जो अत्यंत एक दूरासारी राजा है और वो सरकार के जो तीनों अंग का मालिक है, कानून बनाना, कानून को लागू करना और उस पर न्याय करना, ये तीनों अंगों का जो ताकत या जो शक्ति है वो अपने स्वयं के पास रखता था। और वो कहता था कि जो राजा लुई 14वां है जो फ्रांस का है वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, और मेरे शब्द या मेरी इच्छा ही कानून है। तो इस समय उसने देखा कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो अगर उसने मॉन्टेस्क्यू के दिमाग में विचार आया कि राजा जो होगा अगर इसके पास में तीनों ही अंग, कार्य करना, कार्य कानून को लागू करना, बनाना, लागू करना और उसका न्याय करना, ये तीनों ही एक ही व्यक्ति के साथ में होगा, तो उसे लगा कि इस प्रकार का जो सम्राट होगा या जो शासक होगा वो तो एक प्रकार से निरंकुश हो सकता है। तो इस प्रकार का उसके दिमाग में ये विचार चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब उसने फ्रांस से उसने इंग्लैंड की यात्रा की और जब इंग्लैंड की यात्रा की तो उसके दिमाग में बहुत ही बड़ा एक आइडियोलॉजी आई है, क्योंकि उसने देखा कि ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वहां पर कानून बनाने वाला और कानून को लागू करने वाला तथा उसकी जो समीक्षा करने के लिए उसने देखा कि वहां अलग अलग अंग काम करते हैं। यानी कि उसने एक संवैधानिक लोक एक सीमित राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में उसको उसका आभास हुआ। और उसके बाद में उसने पुनः जो अपने वापिस स्वदेश लौटने के बाद में उसके मन में जो विचार आया और उसने उन्हें 1762 में 1762 की जो तिथि है वर्ष है जानना, 1762 में उसने एक बुक्स लिखी, स्पिरिट ऑफ लॉज।
स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, क्या नाम था किताब का नाम था, कानून की आत्मा उसने लिखी थी। कानून की आत्मा 1762 में, स्पिरिट ऑफ लॉज, उसने इस किताब लिखी थी। और उस किताब में उन्होंने जो कानून की आत्मा के बारे में उसने बताया कि वास्तव में जो कानून है वो किस प्रकार से होना चाहिए, या राज्य में जो सरकार के पास में जो अंग है उसका जो किस प्रकार से शक्ति पृथक्करण किया जाना चाहिए। और इसकी कानून की आत्मा में उसने जो सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत का नाम था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का उसने जो सिद्धांत दिया था, उसने कहा कि सरकार के पास में जो अंग है वो अंग अलग अलग प्रकार से होने चाहिए, यानी कि वो पृथक पृथक होना चाहिए। और उसने तर्क भी दिया था कि अगर जो शासन के जो अंग होंगे अगर वो एक साथ होंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसके बारे में उसने बताने का प्रयास किया था। जैसे वो पहले बताता है कि अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक साथ होगी, व्यवस्थापिका प्लस कार्यपालिका, उसने कहा कि पहला उसने जो तर्क दिया था, उसने कहा कि अगर सरकार के अंग सेपरेट या सेपरेट या अलग अलग नहीं होंगे और एक साथ होंगे तो क्या उसका जो रिजल्ट रहेगा। उसने कहा कि अगर व्यवस्थापिका यानी कि कानून बनाने वाली जो बॉडी है और कानून को लागू करने वाली बॉडी, अगर ये दोनों आपस में एक साथ रहेंगे तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता का आनंद होगा या स्वतंत्रता नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो अत्याचारी जो कानून है वो बन जाएंगे और शासक मनमाने तरीके से राज करेगा या उसको लागू करेगा। क्योंकि उसको मालूम है कि ये है जो कानून बनाने वाला है, कानून ये बनाने वाला, ये अपने और ये लागू करने वाला। तो उसने कहा कि अगर दोनों कानून बनाने वाला भी एक ही व्यक्ति और लागू करने वाला भी एक ही है, अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त हो जाएगी। क्या सबसे पहली बात क्या होगी, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जो भी कानून बनकर आएंगे वो कानून क्या होंगे, एक अत्याचारी कानून बनेंगे, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से कानून है वो निर्मित नहीं की जाएंगे। तो ऐसी स्थिति पर जो सम्राट होगा वो सम्राट मनमाने तरीके से वहां की जनता पर शासन करेंगे। इसलिए उसने कहा कि ये जो अंग है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये भी साथ साथ में नहीं होने चाहिए, ये भी दोनों पृथक पृथक होने चाहिए। फिर दूसरी वो बात है कि अगर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक साथ होगी, दूसरी बात वो कर देता है कि व्यवस्थापिका प्लस न्यायपालिका, यानी कि व्यवस्थापिका यानी कानून बनाने वाली, अगर कानून बनाने वाली और कानून की समीक्षा करने वाली, कानून को देखने वाली अंग अगर साथ में मिल जाएंगे, यानी कि जो कानून जो संस्था कानून को बना रही है और जो संस्था कानून की देख कर रही है या उसमें जांच करिए कि कानून सही है या गलत है, अगर ये दोनों भी साथ में हो जाएंगे तो वो कहता है कि ऐसी स्थिति में जो प्रजा का जीवन एवं स्वतंत्रता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तथा प्रजा पर राजा स्वेच्छाचारी तरीके से फिर शासन करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि अगर व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए, हो सकता है कि व्यवस्थापिका ने कानून गलत बना दिया हो, लेकिन न्यायपालिका अगर उसको सपोर्ट कर रही है तो ऐसी स्थिति में जो कानून होगा वो कानून भी सही तरीके से निर्मित नहीं हो जाएगा। तो उसने कहा कि व्यवस्थापिका और जो न्यायपालिका है ये भी एक साथ नहीं रहने चाहिए, इनका भी पृथक्करण किया जाना चाहिए। उसके बाद वो तीसरी बात कहता है कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ हो जाए, तीसरा उत्तर देता है कि कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका, यानी कि कार्यपालिका कानून को लागू करने वाला, कानून को ये लागू करने वाला और ये समीक्षा करने वाला, यानी एक जो कानून को एक अंग जो सरकार का है वो कानून को लागू कराए और दूसरा अंग है उसकी समीक्षा कराए, अगर ये दोनों साथ हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो न्याय करता है वो हिंसक एवं अत्याचारी हो जाएंगे। यानी कि जो न्याय करता है यानी कि जिसका काम है कानून की समीक्षा करना या कानून को देखना या कानून सही है या गलत है,
अगर ये व्यक्ति और कानून लागू करने वाले व्यक्ति एक साथ हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो न्याय करता है वो हिंसक एवं अत्याचारी हो सकता है। इसलिए इसका भी उन्होंने खंडन किया कि कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है ये भी एक साथ नहीं रहने चाहिए। उसके बाद वो लास्ट में वाक्य तर्क देता है कि अगर तीनों ही साथ में शामिल हो जाएंगे, चौथा तर्क वो देता है कि अगर वो कहता है कि अगर व्यवस्थापिका प्लस कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका, आगे वो कहता है कि अगर किसी देश में अगर व्यवस्थापिका कानून को बनाने वाला निकाय, कानून को लागू करने वाला निकाय और कानून पर समीक्षा करने वाला निकाय, अगर ये तीनों एक साथ हो जाएंगे तो वो कहता है कि ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी और राज्य मनमाने तरीके से अपने राज्य में शासन करेगा। यानी कि वो कहता है कि अगर तीनों अंग, अगर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो है यानी कि लोगों के पास भी जो राइट है वो खत्म हो जाएंगे, स्वतंत्रता बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में राज्य अपने मनमानी तरीके से शासन करेंगे। तो इस प्रकार से ये इन्होंने अलग अलग जो निश्चय, जैसे ये एक साथ अंग थे लुई 16वें के कार्यकाल में, उसने देखा कि लुई 14वां है वो लुई 14वां कहता है कि कानून बनाने वाला वो सब कुछ एक ही था, उसने कहा मैं ही राज्य हूं और मेरी शब्द या मेरी इच्छा ही कानून है। तो ऐसी स्थिति में एक अत्याचारी राजा का जन्म हो जाएगा और वहां पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए मोंटेस्क्यू कहता है अपने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में, मोंटेस्क्यू कहता है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं वो तीनों अंग ही अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व में रहने चाहिए। कार्य व्यवस्थापिका का कार्य होता है केवल और केवल वो कानून बनाए और कार्यपालिका केवल कानून की लागू करे और न्यायपालिका ये देखने का प्रयास करे कि जो कानून निर्मित हुआ है वो कानून सही है या नहीं है, देश के संविधान के सही अनुसार सही है या नहीं है, या जनता के हित में है या नहीं है। इस प्रकार से वो कहता है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं ये तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए। इसलिए उसने सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था कि शक्ति है वो पावर है उसका वो पृथक पृथक होना चाहिए। और उसने ये जो सिद्धांत है अपनी बुक से कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा में इसके बारे में समीक्षा की थी, इसके बारे में दिया था। उसके बाद में जब इन्होंने सिद्धांत दिया था तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश विचारक ब्लैकस्टोन द्वारा भी, ब्लैकस्टोन ने भी इसका समर्थन किया था। उसने भी जो अपना जो बुक्स थी कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के जो लॉज है वहां की जो कमेंट्रीज, उस पर उन्होंने लिखा था कि इस विचार उन्होंने भी इसी विचार का समर्थन किया था। उसके बाद में जो मेडिसन, जो अमेरिकन जो कानूनवेता थे, जो जिसका प्रभाव अमेरिकन संविधान पे ज्यादा पड़ा था, तो मेडिसन ने भी बताया कि व्यवस्थापिका, व्यवस्थापन, प्रशासन और न्याय में एकीकरण यानी कि अत्याचारी शासक, उसने कहा था कि अगर ये तीनों एक साथ होते हैं तो अत्याचारी शासन स्थापित हो जाएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इस प्रकार से जो शक्तियों का जो एकीकरण है वो सार्वजनिक स्वतंत्रता का हनन करता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इस प्रकार से, और इसमें आगे जब हम बात करेंगे तो सबसे जो ज्यादा इस सिद्धांत का जो प्रभाव पड़ा था वो अमेरिका के ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो इस सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रभाव, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो अमेरिका में पड़ा था। आज भी देखते हैं कि अमेरिका ने मोंटेस्क्यू की जो थ्योरी थी जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत से अनुकरण होकर के अमेरिकन जो शासन व्यवस्था थी वहां पर इन्होंने अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो गवर्नमेंट में अपनाया गया था। और वहां पर जो राष्ट्रपति के पास में जो पावर होता है, फिर जो वहां की जो कांग्रेस है और कांग्रेस के जो दोनों सदन अलग अलग है, सीनेट है और व्यवस्थापिका उनकी जो है, तो उस दोनों के तीनों के बीच में किस प्रकार से बैलेंस रहता है, इसका हम अलग से एक बैलेंस बताने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार से उसके साथ साथ में अमेरिका के बाद में फिर मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया तथा चिली जैसे देश थे, उन देशों में भी इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता दी थी और वहां पर अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार से ये शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, और कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो मेरिट एवं डिमेरिट क्या क्या है, पक्ष और विपक्ष क्या क्या है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद में कुछ मैंने आपको शुरू में कहा था कि अभी आपके जो कॉलेज जो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिया है
उन विद्यार्थियों की जो काउंसिल उसकी जो रिपोर्टिंग है, जिसके जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म की हार्ड कॉपी आप लोगों ने जमा नहीं करवाई थी, तो वो 9 तारीख के बाद में जमा करवा दे। उसमें आपको साथ में क्या क्या लाना है, एक तो आपको साथ में जो आपकी हार्ड कॉपी है, आपको पास में जो हार्ड कॉपी आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उस फॉर्म अप्लाई की जो हार्ड कॉपी है, एक तो वो साथ में आपको लाने। उसके बाद में आपकी जो मार्कशीट है 10th है 12th है, ये ओरिजिनल के साथ में दो दो फोटोकॉपी का सेट लिया था साथ में। उसके बाद में टीसी और जो सीसी है ये आपको ओरिजिनल लेके आना है, और आपके पास में जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल लेके आना है, डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके साथ में। और विद्यार्थी ध्यान दें, जब आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ तब अपने महाविद्यालय का